क्या धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए? और मान लीजिए अगर वो आज रात इस्तीफा दे भी दे तो क्या कल सुबह से भारत में पेपर लीक होना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा? दोस्तों, यह सवाल सिर्फ एक मंत्री की कुर्सी का नहीं है, यह सवाल पूरे सिस्टम के सड़ने का है। क्योंकि भारत में पेपर लीक अब कोई गलती या हादसा नहीं रहा, यह करोड़ों रुपये का एक ऐसा संगठित काला धंधा बन चुका है जो हर साल लाखों बच्चे के भविष्य की याशी की त्याशी कर रहा है। कोचिंग माफिया, सोलर गैस, फर्स्ट अफसर, लोकतंत्र पुलिस और प्राइवेट एग्जाम सेंटर, ये सब मिलकर एक ही खेल खेलते हैं, छात्रों के सपनों का सौदा। नेट का विवाद हुआ, यूजीसी नेट रद्द करना पड़ा, राजस्थान में रीट लीक हुआ, पंजाब की फार्मेसी परीक्षा में ब्लूटूथ वाले चश्मे और कैमरा मैन पकड़े गए, बिहार, यूपी, बंगाल, झारखंड। मुझे एक ऐसा राज्य बताइए जहां किसी छात्र की मेहनत पर पानी न फिरा हो। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सच जानते हैं आप? जिस धर्मेंद्र प्रधान से आज पूरा देश इस्तीफा मांग रहा है, उन्हें आज से करीब 29 साल पहले 1997 में वही धर्मेंद्र प्रधान खुद पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर लाठियां खा रहे थे। उनका खून बहा था, हड्डियां टूटी थी। जो युवा नेता कभी सिस्टम के खिलाफ लड़कर अस्पताल पहुंचा था, आज वही नेता देश का शिक्षा मंत्री बनकर खुद कटघरे में कैसे खड़ा हो गया? क्या वो सत्ता में आकर बदल गए, या फिर भारत का परीक्षा सिस्टम इतना सड़ चुका है कि कोई भी मंत्री आ जाए इसे रोक नहीं सकता? आज इस वीडियो के अंत में आपको ऐसे दो सबसे बड़े सच पता चलेंगे जो सुनने के बाद आप खुद फैसला करेंगे कि क्या यह सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा काफ़ी है या पूरे सिस्टम पर हथौड़ा चलाना पड़ेगा। वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि आखिर के 2 मिनट आपके आंखें खोल देंगे। पेपर लीक होया सारे थे, पुलिस वाले खुद कह रहे पंजाब बचना पेपर लीक होया। कहानी की शुरुआत होती है मई 2026 से। देश के लगभग 24 लाख से ज़्यादा छात्र नेट यूजी की परीक्षा देने पहुंचे। किसी छात्र ने 2 साल से खुद को एक छोटे से कमरे में बंद कर रखा था, तो किसी माँ बाप ने अपना आखिरी खेत गिरवी रखकर कोचिंग की फीस भरी थी। लेकिन जैसे ही परीक्षा खत्म हुई, सोशल मीडिया पर एक भूचाल आ गया। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर क्वेश्चन पेपर तैरने लगे। दावा किया गया कि पेपर तो परीक्षा से पहले ही लाखों में बिक चुका था, और जब रिजल्ट आया तो होश उड़ गए। 67 छात्रों के पूरे में से पूरे 720 में से 720 मार्क्स आए। एक ही सेंटर से कई टॉपर्स निकल आए। ग्रेस मार्क्स का नया खेल सामने आ गया। मामला बढ़ा तो जांच सीबीआई को सौंप गई। पटना से लेकर गुजरात के गोधरा तक तार जुड़े। कई गिरफ्तारियां हुई, छात्र सड़कों पर उतरे, दिल्ली में प्रदर्शन हुए, संसद में हंगामा हुआ और राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्षी नेताओं ने एक सुर में कहा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। लेकिन दोस्तों, यहाँ रुककर एक निष्पक्ष सवाल पूछिए, क्या हर परीक्षा में तांत्रिक का सीधा गुनहगार दिल्ली में बैठा शिक्षा मंत्री होता है, या वो एक ऐसे सड़े हुए इकोसिस्टम का चेहरा बन चुके हैं जिसे संभालना अब किसी एक इंसान के बस में नहीं रहा? इसका जवाब छुपा है धर्मेंद्र प्रधान के उस अतीत में जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपको आज का विवाद समझना है तो हमें चलना होगा साल 1997 में। धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा के तालचेर से आते हैं। उनके पिता देवेंद्र प्रधान भी बीजेपी के मंत्री रह चुके थे। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी पहचान किसी के बेटे के रूप में नहीं, बल्कि छात्र राजनीति से बनाई। वे एबीवीपी के फायर ब्रांड नेता हुआ करते थे। 1997 में उड़ीसा के अंदर भी पेपर लीक और भर्ती घोटाले को लेकर छात्र गुस्से में थे। तब 28 से 29 साल के युवा धर्मेंद्र प्रधान एबीवीपी के राष्ट्रीय सचिव थे। भुवनेश्वर में उड़ीसा सचिवालय का घेराव हुआ था। 1500 से ज़्यादा छात्र सड़क पर थे। अगुवाई कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान। पुलिस ने बर्बर लाठीचार्ज किया। धर्मेंद्र प्रधान गंभीर रूप से घायल हुए। उनके शरीर में कई फ्रैक्चर आए। सोचिए, 1997 का वो छात्र नेता जो चीख चीख कर कह रहा था कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो। लेकिन आज 2026 में वही इंसान भारत का शिक्षा मंत्री है, और आज का युवा उनसे वही सवाल पूछ रहा है। इतिहास का यह चक्कर कितना अजीब है ना। जो कभी सिस्टम से लड़ा, आज वो सिस्टम का बचाव कर रहा है। लेकिन क्या वो सच में नाकाम रहा है या खेल ही कुछ और है? आइए बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं कि जब कोई ऑल इंडिया एग्ज़ाम होता है तो सुरक्षा की कड़ियाँ कैसे काम करती है। शिक्षा मंत्रालय यहाँ सिर्फ नियम और नीतियाँ बनाता है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यह संस्था पेपर सेट करती है, प्राइवेट एजेंसियाँ हायर करती है और परीक्षा आयोजित कराती है। तीसरे नंबर पर आती है स्थानीय पुलिस और प्रशासन। जिस दिन पेपर सेंटर पर जाता है उस दिन सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की पुलिस और वहाँ के कलेक्टर प्रशासन की होती है। अब आप खुद सोचिए, अगर किसी प्राइवेट सेंटर का मैनेजर पैसे खा जाए,
स्ट्रांग रूम का सिक्योरिटी गार्ड लिफाफा फाड़ दे या लोकल पुलिस वाला बिक जाए तो इसके लिए सीधे तौर पर दिल्ली में बैठा मंत्री जिम्मेदार है या जमीन पर बैठा वो फर्स्ट ढांचा। जब नीट का मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो कोर्ट ने भी माना कि धांधली हजारीबाग और पटना जैसे चुनिंदा सेंटरों पर लोकल लेवल पर हुई थी, इसलिए पूरी परीक्षा रद्द नहीं की जा सकती। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि केंद्र सरकार को क्लीन चिट मिल गई। सवाल यह है कि एनटीए की निगरानी इतनी ढीली क्यों थी और एंटी पेपर लीक कानून बनने के बाद भी माफिया के दिल में डर क्यों नहीं है। सीकर में कोचिंग इंडस्ट्री इतनी विशाल हो चुकी है कि कुछ लोग इसे अब पेपर लीक का नया हब भी कहने लगे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ सीकर का नहीं है, सवाल उस पूरे इकोसिस्टम का है जो सालों से फल फूल रहा है। जब केंद्र में पेपर लीक होता है तो विपक्ष तुरंत इस्तीफा मांगता है, लेकिन क्या विपक्ष के शासन वाले राज्यों में सब कुछ दूध का धुला हुआ है? आइए कुछ रिकॉर्ड देखते हैं। राजस्थान रीट 2021 परीक्षा का पेपर लीक हुआ, लाखों युवाओं के सपने टूटे और पूरी परीक्षा रद्द करनी पड़ी। क्या तब राज्य के शिक्षा मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे दिया था? यह अभी का एग्जाम्पल है पंजाब। फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा में हाईटेक चीटिंग का पर्दाफाश हुआ। ब्लूटूथ वाले चश्मे, कैमरा पेन और लाइव कम्युनिकेशन के साथ 30 से 35 लोग पकड़े गए। मनीष सिसोदिया जी का वो बयान याद है ना, अगर एक भी पेपर लीक हुआ तो शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कर देंगे। भाई पंजाब में अगर पेपर लीक होगा तो सबसे पहले मैं, अरविंद जी और मान साहब मिलकर पंजाब के शिक्षा मंत्री को हटाएंगे। सिसोदिया जी जरा पंजाब की तरफ भी नजर डालिए, वो वादा कहा गया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी शासन में शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबियों के घर से नोटों के पहाड़ मिले थे, वे भी जेल गए। बिहार व यूपी सिपाही भर्ती से लेकर सिपाही परीक्षा तक लीक का लंबा इतिहास रहा है। यानी कड़वा सच यह है दोस्तों, पेपर लीक कोई पार्टी देखकर नहीं होता, यह एक संगठित अपराध है। जब बीजेपी विपक्ष में होती है तो वो सड़कों पर उतरकर इस्तीफे मांगती है, जब कांग्रेस या अन्य दल विपक्ष में होते हैं तो ये इस्तीफे मांगते हैं। लेकिन सत्ता में बैठते ही सबका एक ही जवाब होता है, जांच चल रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और इस गंदी राजनीति के बीच पिछता कौन है? सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने वाला आम छात्र। क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही इस कैंसर का इकलौता इलाज है? आइए दो स्थितियां मानकर देखते हैं। मान लीजिए धर्मेंद्र प्रधान आज इस्तीफा दे देते हैं, इसके बाद विपक्ष ढोल बजाएगा, टीवी पर डिबेट होंगे, इसे राजनीतिक जीत कहा जाएगा। लेकिन अगली सुबह क्या होगा? क्या एनटीए का सड़ा हुआ ढांचा अपने आप हैक प्रूफ हो जाएगा? क्या बिहार, यूपी और राजस्थान में बैठा पेपर लीक माफिया अपना धंधा बंद कर देगा? क्या कोचिंग माफिया सुधर जाएगा? बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक चेहरा बदल जाएगा। लेकिन अगर सिस्टम के छेद बंद नहीं किए गए तो नया मंत्री आने के बाद भी अगला पेपर लीक हो जाएगा। दूसरा, अगर मान लीजिए वो इस्तीफा नहीं देते, तब सरकार कहेगी कि सीबीआई जांच कर रही है, सख्त कानून बना दिया गया है। लेकिन क्या सिर्फ भाषण देने से उन 24 लाख बच्चों का टूटा हुआ भरोसा वापस आएगा? जब तक एनटीए के शीर्ष अफसरों की जिम्मेदारी तय नहीं होती, जब तक मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट से 6 महीने में सजा नहीं मिलती, तब तो कोई छात्र कैसे यकीन करे कि अगली परीक्षा में उसकी मेहनत चोरी नहीं होगी। दोस्तों, असली बीमारी कोई एक मंत्री नहीं बल्कि भारत का एग्जाम इकोसिस्टम है। जब तक ये 5 कड़े सुधार नहीं होंगे तब तक मंत्री बदलते रहेंगे, लेकिन छात्रों की किस्मत नहीं बदलेगी। पहला, एनटीए का पूरा पुनर्गठन, आउटसोर्सिंग और प्राइवेट सेंटरों पर एनटीए की निर्भरता पूरी तरह खत्म हो। दूसरी, एंटी पेपर लीक कानून का कड़ा पालन, लीक कराने वालों की संपत्ति तुरंत जब्त हो और उन्हें कम से कम 10 साल की गैर जमानत जेल हो। तीसरी, बैंक लेवल डिजिटल सिक्योरिटी, जब आपका बैंक अकाउंट का पैसा सुरक्षित रह सकता है तो परीक्षा का पेपर सुरक्षित क्यों नहीं हो सकता। चौथा, टाइम बाउंड जस्टिस, केस सालों तक न लटके, 90 दिनों के अंदर जांच पूरी करके माफियाओं को फांसी या जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। पांचवा, कोचिंग और सोलर गैस का सख्त रेगुलेशन, क्योंकि 90% लीक्स की काली जड़ें इन्हीं के बंद कमरों में से निकलती है। एक छात्र सिर्फ कोई रोल नंबर या वोट बैंक नहीं होता दोस्तों, वो किसी गरीब बाप की आखिरी उम्मीद होता है, किसी माँ के त्याग का नतीजा होता है। जब एक पेपर लीक होता है तो सिर्फ परीक्षा रद्द नहीं होती, एक पूरे परिवार का सपना हमेशा के लिए दम तोड़ देता है। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि अंत में आपको 2 सच पता चलेंगे, और वो सच यह है। पहला सच, कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में, सबके लिए पेपर लीक सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा और भाषण देने का जरिया है। कोई भी पार्टी अपने राज्य में लीक होने पर नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा नहीं देती। दूसरा सच, सिर्फ मंत्री का चेहरा बदलने से पेपर लीक कभी बंद नहीं होता।
जब तक माफिया की गर्दन नहीं मरोड़ी जाएगी और सिस्टम में बैंक स्तर की सुरक्षा नहीं आएगी, तब तक हर साल किसी न किसी छात्र का सपना बिकता रहेगा। अब फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। कमेंट करके अपनी राय बताइए, क्या धर्मेंद्र प्रधान को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर इस्तीफा देने के बजाय उन्हें पद पर रहकर इस सड़े हुए सिस्टम को पूरी तरह साफ करना चाहिए? अपनी राय बिना किसी गाली गलौज के तथ्यों के साथ कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे उन सभी छात्रों और दोस्तों के साथ शेयर करें जो दिन रात पसीना बहा रहा है। जय हिंद।